उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने जो देश की एक लाइफलाइन है उसके अनुदानों पे जो चर्चा हो रही है और माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत उस बजट की अनुदानों पर मुझे उसके समर्थन में भाग लेने का अवसर दिया है। मैं काफ़ी देर से और बड़ी गंभीरता से मैं इस बजट की चर्चा पे माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा था। ये सौभाग्य है कि आज की इस चर्चा में प्रतिपक्ष से हमारे माननीय 2 पूर्व रेल मंत्री भी उन्होंने हिस्सेदारी की, श्री दिनेश त्रिवेदी जी और हमारे मुनियप्पा साहब, और एक रेल मंत्री जी बैठे हैं। मुझे लगता है कि भारत की रेल के बारे में निश्चित तौर से, जैसा समय समय पे हम कहते हैं कि सभी सरकारों ने कुछ न कुछ प्रयास किया है और सभी सरकारों ने घोषणाएं भी की हैं लगातार, और हर मंत्री जब अपने बजट को प्रस्तुत करता था तो इस बात को कहते थे कि हमने जो इसके पहले की जो घोषणाएं हैं लगभग 5 लाख करोड़ की है, इसके लिए कहाँ से रिसोर्सेज लाएं। तो ये चिंता व्यक्त होती थी इसी सदन में। लेकिन पहली बार कम से कम एक कार्य संस्कृति में बदलाव आया है, और इस बात को माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने कहा था कि मैं केवल घोषणाओं में विश्वास नहीं करता जी, बजट के समय केवल हम नई नई ट्रेन की घोषणाएं कर दें, नई स्टॉपेज की घोषणाएं कर दें, या हम जो भी माननीय संसद सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उनके लिए घोषणाएं कर दें और बाद में वो घोषणाएं फिर एक पेंडिंग रहे और वो शायद कभी उसको क्रियान्वित न किया जा सके, ऐसी कार्य संस्कृति नहीं होगी। मैं बधाई दूंगा कि कम से कम अब माननीय मंत्री जी पिछले 2 वर्षों में, मैं आगे इसका उल्लेख करूंगा कि पिछले 2 वर्षों में उन्होंने जो बातें कही कि हमारा जो फोकस होगा, उस फोकस को, उन योजनाओं को या तो आज ऑनगोइंग है या तो बहुत सी परियोजनाएं पूरी हुई हैं, तो कम से कम एक इस सरकार में एक ये बदलाव आया है कि इस सदन में या सदन के बाहर भी रेल मंत्रालय और रेल मंत्री के द्वारा जिन भी योजनाओं का उल्लेख और उसकी घोषणाएं हो रही हैं, आज उसको पूरा करने की दिशा में कारगर कदम उठाया जा रहा है। उसके लिए बजट एलोकेट किया जाता है और वो आज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। मैं तो समझता हूं कि आज का दिन वाकई ऐतिहासिक है, जिस दिन वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि हमने ये बजट प्रस्तुत किया, ये जिस तरह से उल्लेख किया हमारे माननीय सदस्यों ने कि 1924 से ये परंपरा चली आ रही थी कि रेल का बजट अलग से प्रस्तुत हो रहा था, और आज उस रेल बजट को इस बार पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने रेल बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज किया और उस बजट को एक ऐतिहासिक बजट के रूप में हमने कहा। तो निश्चित तौर से आखिर मर्ज करने के पीछे इस सरकार का क्या मकसद है, कम से कम इस देश को भी जानना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद दिनेश त्रिवेदी जी, खरगे साहब, ये लोग इस बात के लिए सहमत होंगे कि ये जो परंपरा चली आ रही थी ये रेल बजट की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जैसे रेल ऑपरेट किया जाता था और ब्रिटिश क्राउन को डिविडेंड दिया जाता था। कल्याण जी, ब्रिटिश डिविडेंड दिया जाता था। मैं बिल्कुल सपोर्ट किया था, बिल्कुल मैंने सपोर्ट किया था। मैं समझता हूं कि आज भी मैं सपोर्ट कर रहा हूं, शायद आप भी सपोर्ट करेंगे कि उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस चीज को चलाया जा रहा था तो उसका डिविडेंड हर साल ब्रिटिश क्राउन को दिया जाता था। देश आजाद हो गया, रेल मंत्रालय ईस्ट इंडिया कंपनी से एक भारत सरकार का एक विभाग हो गया, भारत सरकार हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी डिविडेंड जो 5% हर साल रेलवे देने का काम करती थी वो अभी तक चला आ रहा था, जबकि गवर्नमेंट का इक्विटी था, गवर्नमेंट का स्टेक था। शायद वो परंपरा, मुझे लगता है कि पहली बार देश की आज़ादी मिल गई ब्रिटिश हुकूमत से, लेकिन रेल को वो स्वतंत्रता नहीं थी। आज पहली बार इस देश को, इस सरकार ने रेल को भी ये स्वतंत्रता दी कि अब इस बजट के मर्जर के बाद जो हर साल, पिछले साल भी 9,000 करोड़ रेलवे ने भारत सरकार को डिविडेंड दिया है। अब 2017-18 में डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, वो 9,000 या 10,000 करोड़ रेल के विकास में काम आएगा। कम से कम इस बात से सहमत होंगे। और मुझे लगता है कि वो एक तरह से एंड ऑफ डिविडेंड एरा है, एंड ऑफ कॉलोनियल एरा है, और उसको मैं कहना चाहूँगा कि आखिर इस काम को कैसे शुरू हुआ।
ये शुरू हुआ कि निश्चित तौर से जब इस बार सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद ये तय हुआ कि रेल में ओवरऑल सुधार के लिए एक विवेक देवराय कमेटी बनी, और जो विवेक देवराय कमेटी बनी उस कमेटी ने बहुत सी संस्तुतियाँ की, और वो संस्तुतियों में ही था कि रेल बजट को जनरल बजट के साथ इसको मर्ज कर दिया जाना चाहिए। और इसके पीछे पर्पज ये था कि अगर हम इस रेल बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज करेंगे तो जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्लानिंग होगी उसके तहत काम होगा, रेलवे का, हाईवेज का, इनलैंड वाटर वेज का, इन तीनों का आपस में समन्वय होगा। जो चिंता हमारे माननीय सदस्य पूर्व मंत्री रेल मंत्री कर रहे थे कि आखिर ट्रैफिक आज एयर पे जा रहा है और ट्रांसपोर्ट का मामला रोड पे जा रहा है, तो इसमें आगे कैसे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो सके उस दिशा में है। आज बजट मर्ज हुआ है, लेकिन रेलवे की जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है वो उसकी स्वतंत्रता रहेगी, और उस स्वतंत्रता के साथ मैं समझता हूँ, जो मैंने जैसे कहा कि 2016-17 में 9,731 करोड़ रेल को डिविडेंड के रूप में देना पड़ा सरकार को। और मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार मैं कम से कम हमारे कई जिम्मेदार मंत्री जी बैठे हैं कि 2009 से 2014 के बीच में जो बजट की बात होती है, बजट की बात ये सही है कि बजट में हमारा एक तो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट होता है जो हर साल गवर्नमेंट देती है, दूसरा जो इंटरनल रिसोर्सेज होता है जिसको ट्रैफिक से, फ्रेट से हम उसको अर्न करते हैं, या तीसरा फिर जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज होती हैं, जैसे LIC से सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का समझौता किया है, या मार्केट बारोइंग होती है, PPP मोड में होता है। मैंने कई रेल बजट पिछली सरकार में देखा था, PP मॉडल में क्या नहीं घोषणाएं की जाती थी। PPP मॉडल में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात होती थी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बनाने की बात होती थी। ये पूरा सदन गवाह है कि ममता जी ने भी प्रस्तुत किया था, दिनेश जी ने भी प्रस्तुत किया था। और आज जब चिंता आप कर रहे हैं तो उस PPP मॉडल में आखिर उस 5 वर्षों में उपलब्धियां क्या हुई, कहीं हम एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज में कहीं सक्सीड कर पाए, ये शायद पहली बार हो रहा है कि आज हम PPP मॉडल में भी जो हमने 500 स्टेशंस को A ग्रेड और A को हमने जो एक स्टेशन रिफॉर्म करने का सोचा है, उसमें आज 5 स्टेशन पे जो भोपाल का हबीबगंज का है उसका टेंडर हो गया है। आज बिजवासन हो या सूरत हो या आनंद विहार हो, इसको उसी तरह से हम बनाने जा रहे हैं जैसे आज हमारे जो एयरपोर्ट के टर्मिनल हैं उस तरीके से हम करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से सरकार का जो फोकस एरिया है उसमें हमने सबसे पहली प्रायोरिटी रखी है कि हमारे पैसेंजर्स की सेफ्टी हो, और दूसरी बात जो कैपिटल डेवलपमेंट का है उस कैपिटल डेवलपमेंट के वर्क की प्रायोरिटी हो, तीसरी स्वच्छता हो, और चौथा जो जिस फाइनेंस की चिंता कर रहे थे उस फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिफॉर्म्स की चिंता हो। और मुझे लगता है कि अगर आज एक्सीडेंट की चर्चा हो रही है तो लगातार जब से देश आज़ादी हुई रेल की दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, और उस दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाती है। ये चिंता का विषय हमारे लिए भी है, आपके लिए, सभी के लिए। लेकिन शायद मैं निश्चित तौर से बधाई दूंगा कि दुर्घटनाएं होती थी, रेल कुछ मुआवजा दे देता था, कुछ राज्य सरकारें कर देती थी, और उन दुर्घटनाओं को 2 दिन 4 दिन तक हम लोग दुखी होकर के उनको मुआवजा दे करके अपने कर्तव्यों की इस्त्री समझ लेते थे, और ये लगता था कि जैसे ये नियत हो। लेकिन आज अगर उन रेल की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कि जिस तरीके से रेल की दुर्घटनाएं भविष्य में न हो, आज उसके लिए हम जापान के टेक्नोलॉजी के साथ MOU करने जा रहे हैं कि हम अपनी रेल के पैसेंजर सेफ्टी को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, और उसको, उस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष का निर्माण करेंगे। तो मैं समझता हूं इसके लिए तो पूरे सदन को बधाई देना चाहिए कि अब देश के जो चिंता होती थी कि सेफ्टी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए, रेल की दुर्घटनाओं के लिए हमारे पास पैसा नहीं, रेलवे के पास पैसा नहीं है, और जितना ऑपरेटिंग रेशियो आता है उसमें इतनी बचत नहीं है। लेकिन मैं अपने रेल मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि वो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के लिए 1 लाख करोड़ की व्यवस्था किया है। ये निश्चित तौर से हमारी सरकार की
बड़ी उपलब्धि होगी और आने वाले दिनों में निश्चित तौर से रेल की जो दुर्घटनाएं होंगी उसको हम रोकने में सक्षम होंगे और इस दिशा में हम प्रत्येक वर्ष 20,000 करोड़ खर्च करेंगे। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि अभी तक आप जो जीबीएस की या ग्रॉस बजटरी सपोर्ट की बात करते थे, अगर पिछली बार हमने 2016-17 में 46,366 करोड़ गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था, तो इस बार जहां हम एक तरफ डिविडेंड हमको नहीं देना पड़ेगा और दूसरी तरफ 8% की वृद्धि की है, जिससे 55,000 करोड़ हमको ग्रॉस बजटरी सपोर्ट से रेलवे को मिलेगा। और इसी तरह से इंटरनल रिसोर्सेज में भी हमने जो चाहे फ्रेट ट्रैफिक हो या हमारा पैसेंजर्स की हो, उन दोनों की आमदनी हमारी 24% और 28% की रखा है, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से भी रखा है। और हम कहना चाहते हैं कि आज अगर हमारी चिंता है तो उस चिंता को आप देखिए, 2009 से 14 के बीच में हम जो भी औसत खर्च करते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर हम खर्च करते थे, वो 2009 से 14 के बीच में औसत 48,000 करोड़ होता था। और आज हमें खुशी है कि आज वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने 1,31,000 करोड़ बढ़ाया। तो निश्चित तौर से जहां रेलवे आज किस तरीके से रिसोर्सेज की बात जो प्रभु जी ने इस सदन में वायदा किया था कि हम रिसोर्सेज लाएंगे, हम जिन योजनाओं का उल्लेख करेंगे जो जनता के हित में होगी उसकी प्राथमिकताएं निर्धारित करेंगे, उन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए चाहे हम ग्रॉस बजटरी सपोर्ट से या अपने इंटरनल रिसोर्सेज से या हम अपना एक्स्ट्रा बजट सपोर्ट से या रिसोर्सेज से हम कहीं न कहीं उन योजनाओं को करेंगे, चाहे वो LIC हो, PPP मोड हो या बारोइंग, मार्केट बारोइंग हो, उन चीज़ों से हम करेंगे। और आज उसी का नतीजा है कि आप 2 वर्षों में मैं निश्चित तौर से जहां हम 48,000 करोड़ 2014 तक हम रेलवे के विकास में खर्च करते थे, 2015 और 16 में हमने 2 वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 3.5 लाख करोड़ खर्च किया है। इससे आज निश्चित तौर से रेलवे की उस विकास की यात्रा को हम आगे अग्रसर ले जा रहे हैं। और जिस तरह से जो घोषणाएं हुई थी, चाहे वो हमसफ़र हो, चाहे अंत्योदय हो, चाहे तेजस हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हैं। और इसी तरह से 16-17 में हमने 1,21,000 करोड़ खर्च किया। आज 17-18 में हमने इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को 1,31,000 करोड़ रखा है। और चिंता ये भी व्यक्त की गई कि आखिर अगर हम रेलवे के एसेट्स के निर्माण के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उसमें खरीद के लिए, उसमें योजना व्यय से हमने भारतीय रेल ने 2015-16 में अपने योजना व्यय के माध्यम से 93,000 करोड़ से अधिक की धनराशि हमने खर्च की। अब जहां तक मैं समझता हूं, केवल आंकड़ों की देने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं निश्चित तौर से जो परिणाम आए इस 2 वर्षों में, उस 2 वर्षों के परिणाम की बात अगर हम करें तो 2016-17 में जहां हमने केवल 2800 किलोमीटर आज़ादी के बाद से अगर हम जोड़ें तो जहां हमने अभी तक केवल 10,000 किलोमीटर नई सड़कें, नई रेल लाइन बनाई है आज़ादी के बाद से अब तक, वहीं 2016-17 में हमने 2,800 किलोमीटर नई रेल लाइन हमने कंप्लीट किया है। और 2017-18 में ये टारगेट है 3,500 किलोमीटर का टारगेट है। निश्चित तौर से जो ये प्रगति है इस 5 सालों में, आने वाले दिनों में निश्चित तौर से ये होगा। आज हम बड़ी लाइन की जो कमीशनिंग है, हमारे लिए तो 25 मिनट का समय है, तो मैं समझता हूँ मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं केवल मोटी बात कर दे रहा हूँ कि 7 किलोमीटर जहाँ हम नई रेल लाइन कमीशन करते थे, आज हम 19 किलोमीटर नई रेल लाइन कमीशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन पे सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमने दिया। 2016-17 से विद्युतीकरण हमने 2,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन किया, वही 17-18 में 4,000 किलोमीटर है। आज बुद्धिस्ट सर्किट है जो गोरखपुर से सिद्धार्थनगर होते हुए बलरामपुर होते हुए गोंडा है, उस पर मीटर गेज से ब्रॉड गेज इसी सरकार ने कन्वर्जन किया। लेकिन आज मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब वो ब्रॉड गेज हो गया, एक हमारे पास वैकल्पिक रूट हो गया, गोरखपुर गोंडा लखनऊ की जगह पे गोरखपुर सिद्धार्थनगर आनंद नगर बलरामपुर होकर के है। तो इसको हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए लें। इसका लाभ दद्दन जी को भी मिलेगा, कीर्तिवर्धन जी को भी मिलेगा, पंकज चौधरी जी को, तमाम उन जिलों से और लोकसभा के क्षेत्रों से गुजरती है। आज हमारी
हमारा प्रयास, हमारी सरकार का, कि केवल हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक को जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, तो उस दिशा में हम सबका साथ सबका विकास को हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। और ये लक्ष्य रखा हमने कि 2020 तक नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को की राजधानियों को रेल से जोड़ देंगे। जो एक कल्पना थी, उस कल्पना को भी वास्तविकता के धरातल पे साकार करने का काम हमारी सरकार करने जा रही। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट सर्किट है जो सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती है, और आज सौभाग्य से अब वो ब्रॉड गेज हो गई। तो आज उस बुद्धिस्ट सर्किट पे हमें ट्रेन चलानी चाहिए कि जो सारनाथ से वाराणसी से शुरू हो और कुशीनगर होते हुए, कपिलवस्तु होते हुए श्रावस्ती और लखनऊ तक जाए। तो वो वाराणसी से लखनऊ जो बुद्धिस्ट सर्किट के लोग हैं, और मुझे लगता है कि इस बजट को और जब रेलवे के बजट को मर्ज कर दिया है तो आने वाले दिनों में हम उस बुद्धिस्ट सर्किट को, रेल की उस कल्पना को साकार करें। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब संविधान सभा में कहा था नेपाल के, और उस समय से नेपाल के जो वातावरण में एक परिवर्तन है, आज नेपाल के लोगों में भारत के प्रति जो व्यवहार है, जो एक भाव है। अभी पिछले दिनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आए थे, यकीन करिए कि आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने के बाद इसी सदन में मुलायम सिंह जी चिंता किया करते थे और करते थे कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, उन मुल्क के साथ हमारे किसी मुल्क से अच्छे रिश्ते नहीं, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। आज इस सरकार के बनने के बाद खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 19 वर्ष लग गए किसी प्राइम मिनिस्टर को जाने में, काठमांडू तक जाने में, श्रीलंका तक जाने में। तो आज इस 2.5 वर्षों में जिस तरह से हमने अपने मुल्क के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, उन राष्ट्र के साथ जो हमारा संबंध हुआ है, उसमें भी इस सरकार को और प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले माननीय मंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने बढ़नी से काठमांडू रेलवे कनेक्टिविटी के सर्वे के आदेश दिए थे। मैं चाहता हूं कि वो सर्वे कंप्लीट हो, क्योंकि आज काठमांडू पूरा नेपाल मनी ऑर्डर इकोनॉमी पे है। नेपाल के लोग, भारत एक उनका दूसरा घर है, और लोग जिस तरीके से आते हैं यहाँ सर्विसेज करते हैं, पूरे देश के कन्याकुमारी से कश्मीर के तरफ रहते हैं, तो उनको। और मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार रेल शिविर का आयोजन हुआ, ये कल्पना शायद मैं समझता हूँ कभी नहीं हुआ होगा, और वो 3 दिन का रेल शिविर हुआ। खुद प्रधानमंत्री जी गए, जिसमें रेलवे के लोगों से सुझाव लिए गए, देश के सभी लोगों से सुझाव मांगे गए, और 25 से 30 सुझाव खुद प्रधानमंत्री जी ने बैठ करके डिस्कस किया, और 3 दिन तक रेलवे के एक गुणात्मक सुधार के लिए फैसला हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि उसके बाद माननीय मंत्री जी ने जो डायरेक्टरेट का गठन किया है, उस डायरेक्टरेट के गठन के बाद जो जिस तरीके से हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टरेट, तो उसका एक टाइम बाउंड थैंक यू सर तैयार करें। आपने मुझे मौका दिए हैं, कह के खत्म करना चाहता हूं कि आज जिस तरह के उस रेल शिविर के बाद जिन डायरेक्टरेट्स की आपने स्थापना किया है, उस डायरेक्टरेट की स्थापना के बाद उनको एक टाइम बाउंड आप दूसरे को भी मौका दीजिए। और एक जो चिंता का विषय, चाहे ऑपरेटिंग रेशियो की बात हो या जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लास्ट क्वार्टर में